हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं हरियाणा जीके की एक क्लास। और जो हमारी बुक है हरियाणा दूरदर्शन की हरियाणा जीके के लिए ये स्पेशल बुक है। तो इस बुक से आज हम एक चैप्टर करने वाले हैं। तो इसमें ये चैप्टर्स दे रखे हैं। तो आज हम इसमें करने वाले हैं हरियाणा का प्राचीन इतिहास, ये वाला टॉपिक। तो चलो शुरू करते हैं। परिचय में देखते हैं क्या दे रखा है। 9वीं सदी में हरियाणा के लिए हरियाल शब्द प्रयुक्त हुआ। हरियाणा के लिए हरियाल शब्द कब प्रयुक्त होता है? 9वीं सदी में। हरियाल शब्द प्रयुक्त होता है 9वीं सदी में। और स्कंद पुराण में के कुमारिका खंड में हरियाणा शब्द का उल्लेख है। और 10वीं सदी में पुष्पदंत ने महापुराण में पहली बार हरियाणा शब्द का प्रयोग किया। तो देखो हमें क्या याद रखना है यहाँ से, हरियाणा के लिए कौन कौन से शब्द प्रयुक्त हुए। हरियाणा के लिए कौन कौन से शब्द प्रयुक्त हुए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। तो हमें यहाँ से क्या याद रखना है कि 9वीं सदी में हरियाणा के लिए प्रयुक्त हुआ था हरियाल शब्द। 9वीं सदी में क्या, हरियाल शब्द। और स्कंद पुराण के कुमारिका खंड में जो हरियाणा शब्द का उल्लेख है, ठीक है, कौन से में, स्कंद पुराण के कुमारिका खंड में। ये बात थी 9वीं सदी की। और 10वीं सदी में पुष्पदंत ने महापुराण में पहली बार हरियाणा शब्द का प्रयोग किया। तो 9वीं सदी में और 10वीं सदी में ये दोनों बातें याद रखनी है यहाँ से। आगे देखते हैं। दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में 1327 के एक शिलालेख की पंक्तियां हरियाणा शब्द की पुष्टि करती है। ये कहाँ की बात है? 1327 ईस्वी की ये बात है जो शिलालेख मिला है। और वो शिलालेख कहाँ है? दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अब है। और वो जो पंक्तियां है उस शिलालेख की, उससे भी हरियाणा शब्द की पुष्टि होती है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1327 ईस्वी की ये बात। हरियाणा का पहला प्रादेशिक नाम था ब्रह्माव्रत। तो ये क्वेश्चन तो काफी इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है। हरियाणा का पहला प्रादेशिक नाम क्या था? ब्रह्माव्रत। तो ठीक है, यहाँ से आपको इतनी बातें ये याद रखनी है। आगे देखो, मनुस्मृति में क्या कहा गया है? जो सरस्वती और दृष्टवती नदियों के बीच का जो क्षेत्र था, दो नदियों के बीच का, कौन कौन सी? सरस्वती और दृष्टवती, इन दोनों के मध्य स्थित जो प्रदेश था उसी का नाम क्या है? ब्रह्माव्रत। ऐसा बताया गया है किसमें? मनुस्मृति में। और महाभारत काल में राजा कुरु के नाम पर ब्रह्माव्रत को कुरुक्षेत्र या आर्यव्रत कहा गया, राजा कुरु के नाम पर। आगे देखते हैं। रोहतक क्षेत्र से गुप्तकालीन मुद्राएं प्राप्त हुई है जिन पर किसका चित्र अंकित है? कार्तिकेय का। और 6ठी सदी के आसपास कुरुक्षेत्र को श्रीकंठ जनपद भी कहा जाने लगा। कब? 6ठी सदी के आसपास। बाणभट्ट ने हर्षचरितम में इस शब्द का प्रयोग किया है। तो ये बातें कहाँ की है? ये हरियाणा के प्राचीन इतिहास की हम बात कर रहे हैं कि कहाँ से क्या चीजें देखने को मिली। तो रोहतक से मिली गुप्त काल की जो मुद्राएं थी वो, जिन पर चित्र अंकित था कार्तिकेय का। और 6ठी सदी के आसपास आते आते कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाने लगा? श्रीकंठ जनपद कहा जाने लगा। और बाणभट्ट ने हर्षचरितम, जो उनका पुस्तक, उनकी ग्रंथ है, उसमें भी इस शब्द का प्रयोग किया है। तो इतना सब आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखो आगे। तोमर शासकों के समय हरियाणा क्षेत्र की राजधानी क्या थी? पालम के पास दिल्ली नगरी थी। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दिल्ली या ढेलिक नगरी हरियाणा की राजधानी थी किन शासकों के समय? तो कौन से शासक थे उस टाइम पे? तोमर शासक। आगे देखो, वामन पुराण में उल्लेख आया है कि कुरुक्षेत्र में अनेक हरित वन थे, यानी जो आसपास का क्षेत्र था वो काफी हरा भरा, वहां वन थे चारों ओर, ऐसा वामन पुराण में कहा गया है। इनमें काम्यक वन, वायु वन, सूर्य वन, अदिति वन, शीत वन, ये क्या थे? प्रमुख थे। तो ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। हरियाणा जीके क्या है? बस फैक्ट्स हैं। ये सारे फैक्ट्स याद रखो और हरियाणा जीके हो जाएगी। मैथ जैसी इतनी टफ नहीं है हरियाणा जीके। तो चलो आगे देखो। बौद्ध साहित्य में देखते हैं क्या पता चलता है। बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि महात्मा बुद्ध ने हरियाणा में भ्रमण किया था। महात्मा बुद्ध आए हरियाणा में। और दिव्यवदान, मंजिम निकाय आदि ग्रंथों से हरियाणा के जनजीवन का उल्लेख मिलता है। तो ये दो ग्रंथ स्पेशली आपने याद रखने हैं, दोनों ग्रंथ काफी इंपॉर्टेंट है। और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो दिव्यवदान और मंजिम निकाय दोनों ही बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं, जहां से किसका उल्लेख मिला? हरियाणा के जनजीवन का। और जो ये पहले वाला ग्रंथ है दिव्यवदान, इसमें उल्लेखित अग्रोहा और रोहतक बौद्ध धर्म का प्रचार केंद्र थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि अग्रोहा और रोहतक क्या थे? बौद्ध धर्म का प्रचार केंद्र थे। अब ऐसे पूछा जा सकता है ऑप्शन में कि निम्नलिखित में से कौन से दो नगर या फिर उस टाइम पे बौद्ध धर्म का प्रचार केंद्र थे तत्कालीन समय में? तो अग्रोहा और रोहतक यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर।
आगे देखते हैं महाभारत युग के समय महाभारत का संकलन किसने किया? महर्षि वेद व्यास ने सरस्वती नदी के किनारे कुरुक्षेत्र में किया। ये सभी को पता है, महाभारत किसने लिखी? महर्षि वेद व्यास ने, और सरस्वती नदी के किनारे बैठकर कुरुक्षेत्र में। लेकिन जो लेखन कार्य है, संकलन तो किया वेद व्यास ने और लेखन कार्य भगवान श्री गणेश ने, और ये 18 भागों में विभाजित है। जब महाभारत में 8800 श्लोक थे तब इसे क्या कहते थे? जय संहिता कहा जाता था। और वर्तमान में क्या हो चुका है? यही 8800 श्लोक जो है वो 1,00,000 श्लोक में बदल चुके हैं। तो ये महाभारत के बारे में कुछ बातें। भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवद गीता का वर्णन है। तो ऐसा पूछा जा सकता है, भगवद गीता का वर्णन किस पर्व में है? भीष्म पर्व में। स्वामी विवेकानंद के अनुसार भगवद गीता का संकलन किसने किया? शंकराचार्य ने किया। और महाभारत का युद्ध कब हुआ था? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है 900 ईसा पूर्व में। इसके बारे में भी युद्ध कब हुआ, जो बहुत ही मतभेद है, मतलब सभी के क्या है, अलग अलग इसमें विचार है। लेकिन जो ये 900 ईसा पूर्व है यही सर्वाधिक मान्य हम कहेंगे। क्यों? अभी आगे देखेंगे वो। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? 18 दिन चला। और पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। इसको हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि ये सारी बातें क्या है, हो सकता है आपने पहले कभी की हो, तो महाभारत के बारे में ऑलमोस्ट सभी को पता ही होता है, तो इसलिए थोड़ा फास्ट रिवीजन करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्योतिषर सरोवर के किनारे क्या दिया? गीता का उपदेश दिया, भगवत गीता जिसे हम कहते हैं। और इसमें कहा गया है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए? अपना कर्म करना चाहिए, फल की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। सभी को आपको पता होगी ये बातें। तो यही है कि भगवत गीता में कर्म पर बल दिया गया है कि अपना कर्म करो और फल निश्चित ही मिलेगा। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण पार्थ कहकर पुकारते हैं और अर्जुन श्री कृष्ण को क्या कहेंगे? माधव कहेंगे। तो हे पार्थ, इस टाइप से आपने क्या है ये सुनी भी होंगी लाइंस। तो ये जो संवाद है अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच, यही किस में है? भगवत गीता में है। और पांडवों की राजधानी क्या थी उस टाइम पे और कौरवों की राजधानी क्या थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर। पांडवों की इंद्रप्रस्थ और कौरवों की हस्तिनापुर। महाभारत के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को किया संजय ने, क्योंकि धृतराष्ट्र क्या थे? देख नहीं सकते थे। तो युद्ध का वर्णन किसने किया? संजय ने धृतराष्ट्र को महाभारत की पूरी जो कई कथा थी, मतलब क्या क्या हुआ युद्ध क्षेत्र में, वो सब बताया या वर्णन किया धृतराष्ट्र को। आगे देखो, अब अर्जुन जो रथ चला रहे थे, यानी अर्जुन के रथ पर, वैसे तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे, अर्जुन के रथ पर ध्वज में श्री हनुमान जी का चित्र था। तो इसी वजह से अर्जुन को कपि ध्वज कहते हैं। कपि यानी जो वानर, और ध्वज यानी उनके ध्वज पर क्या थे? श्री हनुमान जी का अंकन था। इस वजह से अर्जुन को कहते हैं कपि ध्वज। और भगवान शिव ने अर्जुन को दिया था पाशुपता अस्त्र। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। युद्ध के 13वें दिन अभिमन्यु की कुरुक्षेत्र के अमीन गांव में, तो कौन से गांव में? अमीन गांव में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कौन से दिन? 13वें दिन। आगे, और वर्तमान में जो ये अमीन गांव है इसका नाम क्या हो गया है? अभिमन्युपुर। अभिमन्यु के नाम पर ही इसका नाम हो गया है अभिमन्युपुर। चक्रव्यूह की रचना किसने की थी? द्रोणाचार्य ने रचा था। और द्रोणाचार्य के बेटे का नाम क्या था? अश्वत्थामा। तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं ये सारे आपने याद रखने हैं। कौरवों में जो ज्येष्ठ पुत्र था उसका नाम था दुर्योधन, और पांडवों में युधिष्ठिर। कुंती पुत्र कर्ण के बारे में बात करें तो कर्ण का किला कहाँ देखने को मिलेगा? कुरुक्षेत्र में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ है कर्ण का किला? कुरुक्षेत्र में। और गौ कर्ण का तालाब रोहतक में, कर्ण झील करनाल में। तो ये 3 बातें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट। हरियाणा का प्राचीन नाम था ब्रह्मव्रत। वर्णन कहाँ है ब्रह्मव्रत का? वैदिक साहित्य में ऐसा उल्लेख किया गया है कि हरियाणा का प्राचीन नाम क्या था? ब्रह्मव्रत। और टाइमलाइन क्या है? 1500 से 500 ईसा पूर्व में, 1500 से 500। और उत्तर वैदिक काल कब से कब तक रहा? 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व का बीच का जो समय है उसी को हम कहते हैं उत्तर वैदिक काल। राज्य की सबसे प्राचीन सभ्यता अगर आपसे पूछ ली जाए तो आप कहोगे सीसवाल सभ्यता, जो 1500 से 500 ईसा पूर्व में के समय की मानी जाती है, सीसवाल सभ्यता। नेक्स्ट देखो आगे लाइन क्या है हमारी, यह सभ्यता वैदिक सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। कौन सी सभ्यता की बात हो रही है? सीसवाल सभ्यता की। इसे उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता। और इस सभ्यता के लोग क्या कहलाए? नीगो ऑस्ट्रेलियन जाति के थे, नीगो ऑस्ट्रेलियन जाति के लोग थे सीसवाल सभ्यता के, निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इस सभ्यता के नवपाषाणकालीन कृषक बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं। तो ये जो हम बात कर रहे हैं सभ्यता की, ये सीसवाल सभ्यता की विशेषताएं हैं कि कहाँ से क्या क्या चीजें मिली, और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इस सभ्यता में अल्प मात्रा में तांबे के प्रमाण मिले हैं। मिले तो है तांबे के, लेकिन अल्प मात्रा में यानी कम मिले हैं, और चेतांग नदी के किनारे थी। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सीसवाल सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी, तो चेतांग नदी आप कहोगे। इस सभ्यता में तांबे के हत्थे वाले गंडासा वगैरह ये मिला है तांबे के। और सीसवाल सभ्यता के लोग खाल, ऊन, रुई से वस्त्र बनाने की कला जानते थे। और इस सभ्यता की खुदाई का कार्य 1968 में डॉक्टर सूरजभान के द्वारा किया गया था, जो पंजाब यूनिवर्सिटी यानी पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे 1968 में। इस सभ्यता के कुल 29 स्थलों को राज्य में पता चला है। कितने स्थलों का? 29 स्थलों का, यानी 29 थे सीसवाल सभ्यता के स्थल। और काले रंग पर सफेद चित्र सीसवाल संस्कृति की विशेषता है। तो जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं हरियाणा जीके में, तो उनमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि सफेद रंग पर काले चित्र है या काले रंग पर सफेद चित्र है। तो एक एक वर्ड को आपने ध्यान से पढ़ना है। काले रंग पर क्या है? सफेद चित्रों का अंकन है। सीसवाल संस्कृति की ये एक विशेषता है। आगे देखो, कौरव वंश का संस्थापक राजा कुरु थे, और इन्हीं के नाम पर जो कुरु जनपद वो कहलाता है क्षेत्र। हरियाणा मौर्यों के अधीन कब हुआ था? 324 से लेकर 232 ईसा पूर्व। 324 से लेकर 232 के बीच। और मौर्य वंश के जो प्रमुख शासक रहे हैं वो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक। मौर्य गणराज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है, जो धनानंद को हराकर गद्दी पर बैठे थे, और चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से इन्होंने क्या किया था? साम्राज्य अपना संस्थापित किया था। प्रमुख शहर क्या है? सूध और जगाधरी प्रमुख शहर है यमुनानगर में। भगवान बुद्ध के बाल और नाखून रखे गए हैं कहाँ? सूध जगाधरी में। प्राचीन समय में 100 ब्राह्मणों के विशाल काय मंदिर कहाँ थे? वो भी सूध में थे। तो सूध से कितनी सारी बातें हैं यहाँ पर। बाराखड़ी के जो प्राचीन अभिलेख है वो भी यहीं से मिले हैं। और संगीतकारों के बैलगाड़ी में बैठे हुए की मूर्ति मिली है, वो मिली है बनावली में। और जो सूद जगाधरी यहाँ दे रखा है, बाकी आप इसको सूद जगाधरी वाला ही करना, ठीक है। हरियाणा के इतिहास की जानकारी देने वाला प्रसिद्ध अभिलेख कौन सा है? ऐसा अभिलेख जिससे हरियाणा के इतिहास की जानकारी मिलेगी तो वो है टोपरा अभिलेख, यमुनानगर वाला। और इसका संबंध कब से कब तक है? 273 से 232 ईसा पूर्व। सम्राट अशोक और राजा बीसल देव विग्रहराज चतुर्थ। और अभिलेख कितने थे? 7 थे ये, और अशोक चिन्ह भी यहाँ पर स्थित था। संस्कृत और ब्राह्मी लिपि पर आधारित थे ये अभिलेख। और इन किस पर आधारित थे? नैतिक शिक्षा पर ज्यादा जोर था विशेष। राज्य से मिले अशोक के कुल अभिलेखों शिलालेखों की संख्या कितनी है? 33। किसके? अशोक की हम बात कर रहे हैं। टोटल 33 जो अभिलेख और शिलालेख आपने याद रखने हैं हरियाणा में। आगे देखो, योधेयगण जनपद। राज्यों में मौर्य काल के बाद योधेयगण की शक्ति का विकास हुआ है। और जो कार्तिकेय के सिक्के हैं वो भी कहाँ से मिले हैं? योधेयगण से मिले हैं, जिनकी राजधानी क्या थी? प्रकर्तनाक, जो वर्तमान कहाँ है? औरंगाबाद भिवानी में, ठीक है। प्रकर्तनाथ, नाथ या नाक, और औरंगाबाद भिवानी में। जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है किसकी? इस योधेयगण जनपद की। और जो इसके सिक्के हैं इस जनपद के, उनकी खोज किसने की? 1834 में की गई थी। किसके द्वारा? कैप्टन कोटले। 1834 में कैप्टन कोटले के द्वारा। प्रमुख राजा कार्तिकेय माने जाएंगे, क्योंकि जो कार्तिकेय के सिक्के हैं वो भी यहाँ से मिले थे, भिवानी और रोहतक। योधेयगण राज्य में हरियाणा का नाम क्या कहा गया है? बहुधान्यक हरियाणा को कहा गया है, यानी कि समृद्ध अनाज संपन्न भूमि। महाभारत के द्रोण पर्व में किसका वर्णन है? योधेयगण राज्य का। और अब आप ये बताएंगे कि श्रीमद् भगवत गीता का वर्णन महाभारत के किस पर्व में है? ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। योधेयगण राज्य में प्रशासन को चलाने के लिए 2 खंड बनाए गए थे, एक तो रोहतक और दूसरा सिरसा। एक तो रोहतक और सिरसा 2 खंड थे योधेयगण राज्य में। तो ये सारी बातें किसके बारे में थी? योधेयगण राज्य के बारे में। वैदिक संस्कृति। हरियाणा में चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति। धूसर यानी जो ग्रे कलर होता है उसी को कहा जा रहा है। और मृद भांड जो मिट्टी के बर्तन थे के समय, यानी आर्यों की संस्कृति थी ये। आर्यों की संस्कृति थी ये वाली, यानी जो धूसर मृद भांड संस्कृति थी, जो आर्यों की संस्कृति थी, वाले लगभग 300 स्थलों का पता चला है हरियाणा में वैदिक काल में।
भगवानपुर थानेसर में राजा कर्ण का किला, सूद दौलतपुर आदि स्थलों की खुदाई से प्राप्त सामग्रियां ऋग्वैदिक हड़प्पाई आर्य पर प्रकाश डालती हैं। आर्य ऋषियों ने पवित्र सरस्वती नदी के किनारे वैदिक ऋचाओं की रचना की। किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। और जैमिनी ब्राह्मण से विदित होता है कि भरत सिंधु तीर के निवासी थे। धीरे धीरे इन्होंने भारत के विस्तृत भूभाग पर अधिकार कर लिया। दुष्यंत का पुत्र भरत अपनी राजधानी कहाँ ले गए? हस्तिनापुर ले गए और उसकी सीमा पंजाब से अयोध्या तक फैली हुई थी। उन्होंने सातवतों को हराया था और जो इन्हीं के जो वंशज हुए आगे वही कुरु कहलाए और जो उनके आसपास का जो क्षेत्र था उसे ही कुरु जनपद बाद में नाम दिया गया। वैदिक ग्रंथों में कुरुओं का उल्लेख पांचालों के साथ ही आया है। तो हस्तिनापुर के राजा ने पांचालों पर क्या किया? अपना अधिकार कर लिया, स्वामित्व जमा लिया और फिर अपने राज्य को कुरुक्षेत्र या कुरु जांगल नाम दिया। जो आसपास जंगल था इसी वजह से कुरु जांगल। उसके जो उत्तराधिकारी थे वही बाद में कौरव कहलाते हैं। तो कुरु से ही जो तत्कालीन में कालांतर में क्या हुआ? कौरवों का जन्म हुआ। कुरु पूर्वों की एक शाखा थी जो संभवतः सुदास से पराजित होकर सिंधु के पार फिर वो सिंधु के इस पार जाकर बस गई। कुरुओं का गांधारों के साथ भी युद्ध हुआ और जो गांधार थे वो उत्तर और ये जो पश्चिम वाला रीजन है यहाँ पर रहने वाली एक क्षत्रिय वीर जाति थी। उसने शांतनु के शासनकाल में हरियाणा पर आक्रमण किया था। शांतनु के पुत्र चित्रांग ने उन्हें सरस्वती के तट पर रोक लिया, किंतु युद्ध में चित्रांग फिर क्या हो जाते हैं? उन्हें वीरगति प्राप्त होती है। इस युद्ध में फिर कौरव ही जीत जाते हैं। कौन जीतता है इस युद्ध में? कौरव। अब रोमिला थापर के अनुसार महाभारत का युद्ध 900 ईसा पूर्व में हुआ है। ऐसा मैंने आपको बताया था कि भिन्न भिन्न मत है, इसमें मतभेद भी है कि महाभारत का युद्ध एग्जैक्ट कब हुआ। लेकिन जो 900 ईसा पूर्व हम पढ़ते हैं और ये एक PYQ क्वेश्चन भी है, तो रोमिला थापर के अनुसार ये बात कही गई है और इसी को हम मानते हैं। सूर सागर के प्रथम स्कंद के अनुसार यादवों की आपसी लड़ाई और श्री कृष्ण के दिवंगत होने के कारण पांडवों ने द्रौपदी सहित उत्तर दिशा में यात्रा की और अपने प्राण त्याग की योग मार्ग से। और उसके बाद अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित ने क्या की? राजगद्दी संभाली। अभिमन्यु तो आपको पता है युद्ध के 13वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है या वीरगति को ये प्राप्त हो जाते हैं। उसने असंध करनाल को कुरु राज्य की दूसरी राजधानी बनाई। किसने? राजा परीक्षित ने। ये क्वेश्चन आ सकता है, राजा परीक्षित ने राजगद्दी संभालने के बाद पुनः अपनी राजधानी कहाँ बनाई? असंध करनाल को, जिसके कारण परीक्षित को नाग शासक का सामना करना पड़ा। नाग शासक मथुरा वृंदावन के पास पर्याप्त प्रभावशाली थे। उन्हीं का एक तरह से वो वहां पर क्षेत्र था। उन्होंने परीक्षित को मार डाला और परीक्षित के बाद जन्मेजय शासक आता है। उन्होंने क्या किया? नाग यज्ञ किया ताकि वो जो इतने नाग है ये शक्तिशाली उनको नष्ट कर सके और तक्षशिला को फिर वो अपनी राजधानी बनाते हैं। तो पहले जो राजधानी असंध करनाल में होती थी अब वो राजधानी तक्षशिला में हो जाती है। कौन लेके आते हैं? जन्मेजय, जो शासक बने परीक्षित के बाद। अब ब्राह्मणों के साथ युद्ध होता है जन्मेजय का, तो वो मारा जाता है। फिर उसका पुत्र आता है शतनीक। अब वो शासक बने और वायु पुराण छांदोग्य उपनिषद के अनुसार शतनीक के काल में प्राकृतिक प्रकरणों के कारण कुरु राज्य छिन्न भिन्न हो गया, यानी कि एक तरह से उसका वो अपनी चरम सीमा पर आ गया, नष्ट हो गया, ऐसे आप कह सकते हो। उत्तर वैदिक काल में हरियाणा में पांडवों ने राजस्व यज्ञ किया। पांडवों ने राजस्व यज्ञ किया हरियाणा में, वो तो ठीक है, बट कब किया? उत्तर वैदिक काल में, जिससे विस्तारवादी नीति को बल मिला। आगे देखो, महाभारत में उल्लेख है कि नकुल ने अपने अभियान में रोहतक और सिरसा आदि क्षेत्र जीते थे। नकुल द्वारा 2 विजित प्रदेश के नाम याद रखो, एक तो रोहतक और दूसरा सिरसा। इस काल में कृषि के लिए नए औजारों का निर्माण होता है और हस्तिनापुर से चावल और गन्ने के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस साफ पता चलता है कि उस टाइम पे क्या था, एक तरह से अनाज संपन्न जो वो भूमि थी और अवशेष मिले हैं किसके? चावल के और गन्ने के। आगे देखो, हड़प्पा कालीन हरियाणा के बारे में देखते हैं। स्थल कौन कौन से थे? हड़प्पा वाली जो साइट जो हम भारतीय इतिहास में पढ़ते हैं, इसी तरह कुछ स्थल जो हरियाणा में है उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। जैसे जो राखीगढ़ी वाला स्थल है वो हरियाणा में है। हरियाणा में कहाँ? हिसार में और नानौद खंड में है। लेकिन जो अब वर्तमान में बात करें तो ये हांसी में हो चुका है, क्योंकि हांसी भी अब क्या है, एक नया जिला बन चुका है। तो हिसार में न कह के अब ये हांसी में आएगा। लेकिन अगर एग्जामिनर ने PYQ क्वेश्चन ही उठाया तो वहां आपको हिसार देखने को मिल सकता है। राखीगढ़ी भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल है और इसकी खुदाई कौन करते हैं? डॉक्टर अमरेंद्र नाथ सन 1997 में वो शुरू करते हैं खुदाई। तो राखीगढ़ी की खुदाई डॉक्टर अमरेंद्र नाथ ने 1997 में शुरू की।
अब ये स्थल जो राखी गढ़ी है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, कहाँ स्थित है, तो इतना डीप भी HSSC ने क्वेश्चन पूछा हुआ है CET के प्री में। अगर आपको विश्वास नहीं तो आपको PYQ उठा के भी देख सकते हो, जो 2025 में 26 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट में था। क्या था कि राखी गढ़ी जो ऋग्वैदिक दृश्यवती नदी के दाएं तट पर स्थित है। हो सकता है वहां बाएं तट दिया हो तो आपको कथन सही है गलत ऐसे बताना था, तो याद रखो ये दाएं तट पर स्थित है। और कौन कौन से दाने मिले हैं यहाँ से, जौ गेहूं चावल के, अनाज के, जौ गेहूं और चावल। तो ये क्या होता है, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना उनमें हमें बिल्कुल एग्जैक्ट पता ही होना चाहिए, तो वहां पर हम ऐसे तुक्का नहीं लगा सकते। तो इस वजह से थ्योरी क्या है हमें चैप्टर की अच्छे से पढ़नी पड़ेगी ताकि हम किसी भी टाइप के MCQ क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाए। अगला जो स्थल है वो है बनावली। ये फतेहाबाद जिले में है और यहाँ से 2 सांस्कृतिक अवस्थाओं के अवशेष मिले हैं। खुदाई 73-74 में RS बिस्ट ने करवाई थी। पक्की मिट्टी का बना हल, दैट क्वेश्चन आएगा, पक्की मिट्टी का बना हल कौन से हड़प्पा स्थल से मिला है, तो बनावली से, जो कि स्थित है फतेहाबाद में। और यहाँ से जो मिले हैं अच्छे किस्म के। इसके अतिरिक्त क्या क्या मिला है, कुछ अन्य बातें क्या है, बर्तन है, गोलियां जैसे मन के या बन के, शायद मन के आना था, मनुष्य और पशुओं की मूर्तियां वगैरह, तांबे के बाणाग्र जैसे जो बाण वगैरह होते हैं ना, बाण होते हैं ऐसे, वो, चर्ट का फल्क, कार्नीलियन नाम का पत्थर आदि, ये सब मिले हैं बनावली से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। खुदाई किसने करवाई, कब करवाई, कहाँ स्थित है, तो इतना आप याद रखो इसके बारे में। नेक्स्ट जो स्थल है तीसरा वो मित्ताथल है। मित्ताथल ये है हरियाणा के भिवानी में। स्थल कहाँ है ये तो आपको एग्जैक्ट पता ही होना चाहिए। और किसने खुदाई करवाई थी, सूरज भान ने 1967 और 68 में। ठीक है, और जो कुणाल है वो भी फतेहाबाद में है, लेकिन ये सरस्वती नदी के तट पर स्थित है और रतिया में है। फतेहाबाद में भी कहा, रतिया में। तांबे की वस्तुओं में कुंडलित अंगूठियां उल्टे V आकार की, इस टाइप से आकार की, बाणाग्र, चपटी कुल्हाड़ी, मछली पकड़ने के कांटे और भाले के अग्रभाग भी मिले हैं कुणाल से। ये कुणाल के बारे में था। आगे देखो, फरमाना खास दक्ष खेड़ा, ये कहाँ है स्थल, ये रोहतक में है। और राखी गढ़ी जो सबसे बड़ा माना जाता है उसके बाद ये सबसे बड़ा पुरा स्थल है। और राखी गढ़ी, अब वैसे करंट में बात करें तो राखी गढ़ी सबसे बड़ा स्थल नहीं है। सबसे बड़ा स्थल जो है वो धोलावीरा गुजरात है, लेकिन वही है कि अगर PY को क्वेश्चन आ जाए तो आपको राखी गढ़ी ही करना है। नेक्स्ट देखो भगवानपुरा। यहाँ भगवानपुरा गांव कहाँ है, जिला कुरुक्षेत्र में आता है, सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ से उत्तर हड़प्पा संस्कृति और चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के अवशेष मिले हैं। भिंडाणा की बात करें तो ये भी फतेहाबाद में है। तो फतेहाबाद में हमने कुणाल देखा था ऊपर, और ये भिंडाणा उत्तर पूर्व दिशा में है। कौन सी दिशा में, ये भी इम्पोर्टेंट है। LS राव के नेतृत्व में 2003-04 में इसकी खुदाई होती है और ऋग्वैदिक सरस्वती नदी के बाएं तट पर है। तो जो हमने पढ़ा था राखी गढ़ी वो था दाएं तट पर, बट जो ये भिंडाणा है ये बाएं तट पर है। कंफ्यूज मत हो ना, एक एक चीज को अच्छे से याद करते चलो। अब देखते हैं अग्रगण राज्य अग्रोहा के बारे में। अग्रोहा के जो प्रमुख राजा रहे हैं वो अग्रसेन रहे हैं। यहाँ आएगी ये मात्रा अग्रसेन, महाराजा अग्रसेन। और जो अग्रवाल वैश्यों का उद्भव स्थल है, वैश्य जो थे प्राचीन समाज में, जो व्यापारी वर्ग था उसी को वैश्य के रूप में जाना जाता था। और जो संगीत के 7 सुर, सा रे गा मा पा धा नी सा, जो ये है, इनकी ईंट मिली है जिस पर इन 7 सुरों का क्या है, चित्रण है। वो कहाँ से मिली ईंट, वो अग्रोहा से मिली। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा चुका है। इस गणराज्य का वर्णन अष्टाध्यायी में, महाभारत में और बोध यवन सूत्र आदि ग्रंथों में मिलता है। और अग्रे सिक्के पर अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस किस के चित्र देखने को मिलते हैं। एक तो वृक्ष, बैल, सिंह और देवी का चित्र। राज्य में सूर्य देव की मूर्ति कहाँ से मिली है, अग्रोहा से मिली है। ऐसे भी पूछा जा सकता है सूर्य देव की मूर्ति कहाँ से मिली, अग्रोहा से। पंचमार के सिक्के भी यहीं से मिले हैं। और जो कुणिद गणराज्य था उसकी राजधानी थी अंबाला। प्रमुख राजा कौन रहे हैं, नागवंश से संबंध था उनका। और अर्जुनायन गणराज्य की राजधानी रही है महेंद्रगढ़। तो जितने भी गणराज्य है सबकी राजधानी आपने याद रखनी है। हमने जो योधेय गणराज्य पढ़ा था ऊपर, उसकी राजधानी थी परकर्थनाथ, नौरंगाबाद, भिवानी वर्तमान में। और इसी तरह ये जो गणराज्य है इनकी राजधानी भी आपने याद रखनी है। प्रमुख राजा कौन है अर्जुनायन के, अर्जुन। और पाणिनि के अष्टाध्यायी ग्रंथ में वर्णन मिलता है। श्रीकंठ जनपद कुरुक्षेत्र को कहते हैं और यह नाम किसी नागवंशीय राजा के द्वारा दिया गया था। 6ठी शताब्दी में हरियाणा का नाम क्या था, श्रीकंठ जनपद था। ऊपर मैंने आपको ये बताया भी था। और 805 में हरियाणा पर नागभट्ट प्रतिहार का शासनकाल रहा है। प्रतिहारों का जो शासनकाल रहा है हरियाणा में वो 805 ईस्वी में रहा।
हरियाणा में गुर्जर प्रतिहार काल की मूर्तियां मिली है। और 8वीं शताब्दी का प्रसिद्ध संत चुरंगीनाथ के द्वारा अस्थल बोहर मठ की स्थापना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो अस्थल बोहर मठ है कहाँ, तो ये रोहतक में है। कहाँ? रोहतक में है। और स्थापना की चुरंगीनाथ ने कब? 8वीं सदी में। ठेठ हरियाणवी का हिंदी में प्रयोग किया था संत चुरंगीनाथ ने। तो ये इनकी विशेषता है कि ये हरियाणवी जो प्योर हमारी ठेठ हरियाणवी है उसी का हिंदी में इन्होंने प्रयोग किया। 8वीं शताब्दी की विष्णु के वामन अवतार की मूर्ति मिली है तो शाम से। और भगवान विष्णु का एकमात्र मंदिर राज्य में कहाँ है? तो शाम भिवानी में। 9वीं शताब्दी का प्रसिद्ध शासक कौन है? राजा मिहिर भोज और पेहोवा। और जो पेहोवा एक ऐसा स्थल है जो घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था, घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। यानी जो आप ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घोड़े के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, देन आप क्या आंसर करोगे? पेहोवा। 9वीं शताब्दी का अभिलेख पेहोवा से ही मिला है, राजा भोजराज से संबंधित है। और जो पेहोवा से अभिलेख मिला उसका संबंध है राजा भोजराज से। तोमर वंश का अभ्युदय कब हुआ? 910 ईस्वी में। 9वीं शताब्दी में हरियाणा किस नाम से जाना जाता था? हरियाल। और महमूद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण किया 1009 से 1014 के बीच। और जब उन्होंने थानेसर पर आक्रमण किया तो दरबारी कवि का नाम याद रखोगे, अल-बरूनी, जिनकी पुस्तक का नाम था किताब-उल हिंद। और जब उन्होंने आक्रमण किया तो उस टाइम पे जयपाल क्या था? शासक था थानेसर का। और थानेसर में जो चक्र स्वामिनी की मूर्ति थी उन्होंने क्या की? महमूद गजनवी ने उनको मूर्तियों को तोड़ दिया। तो मूर्ति भंजक एक तरह से इनको कहा जाता है। अल-बरूनी ने अपनी रचना किताब-उल हिंद में थानेसर का वर्णन भी किया है। तो अल-बरूनी की जो पुस्तक का नाम है, अल-बरूनी की जो पुस्तक का नाम है वो क्या है? किताब-उल हिंद। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं। इस तरह से हमने जो पूरा चैप्टर थ्योरी वाइज कर लिया और अब ये एमसीक्यू क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। तो ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अगर आपको थ्योरी पढ़ने में सही में अच्छा मज़ा आया हो तो आप ज़रूर ये जो क्वेश्चन वाली क्लास हम नेक्स्ट करेंगे इसको ज्वाइन करना।